हेलो गाइस, मेरा नाम है निष्कर्ष और आज हमारे साथ हैं सी एस तेजल मैम और ये लॉ की टीचर हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि आपको सीए फाउंडेशन का पूरा डिटेल में कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और लास्ट डेट तक आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा मैम अपना इंट्रोडक्शन दें सबको। ओके, सो आई एम अ सीए एंड सीएस। मैंने 5 साल पहले ही सीए सीएस दोनों कंप्लीट कर लिया था। और मैंने 1 साल एक्सेंचर में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब किया था। उसके बाद मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट को छोटी सी लेवल पे। एंड नाउ आई एम टीचिंग पैन इंडिया बेसिस ऑन यूट्यूब एज वेल, फॉर स्पेशली टीचिंग 2 सब्जेक्ट्स विच आर इकोनॉमिक्स एंड लॉ एंड सीए फाउंडेशन। और थोड़ा बहुत अब सीए इंटर का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो और एंड द अनदर आई वुड से द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं ये कहना चाहूंगी कि that I am even a shaper and treasurer of Global Shapers Community, जो World Economic Forum की community होती है, in which I am heading for educational kind of a projects. एंड मैम आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने साल से आप पढ़ा रहे हो? It's been 5 years. एंड आप अपने बारे में थोड़ा और बताएंगे कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हो? Currently, I am teaching for CA Mentor, CA Foundation, CA Inter का start करना है, but मैं I'm just waiting for new syllabus का notification और उसके बाद and along with that मैं पुणे में face to face पढ़ाती हूँ, plus online भी CACS तेजल गटारे अगर YouTube पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वहां पर मैं चीजें पढ़ाती हूँ एंड soon बहुत सारे बैचेस अनाउंस करने हैं। अच्छा, तो पहले तो आज हम बात करेंगे जो अभी May 23 के बच्चे हैं जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं, तो उनका भी हाफ सिलेबस अप्रॉक्स हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको अब उन्हें मतलब कैसे पढ़ना चाहिए आगे के लिए? अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो एक तो अच्छी बात हुई है कि जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है एग्जाम डेट्स का, वो ऑलरेडी जून एंड में है। मतलब स्टिल अभी भी आप लोग के पास 4 महीने, 4 महीने फेब मार्च अप्रैल मई कंप्लीट, प्लस जून का भी आधा महीना। तो मैं तो नॉर्मल लॉस में छोड़ देती हूँ जनवरी का एंड जून का, बट स्टिल वी हैव 4 मंथ्स, कंप्लीट 4 मंथ्स वी हैव। तो ये जो 4 महीने हैं, अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है कि जिसने मतलब कुछ भी नहीं किया है और अभी स्टार्ट कर रहा है, स्टिल वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकता है। बस उसने वो सही स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी आधा कर चुके हैं और सिर्फ रिविजन या ऐसा बोल सकते हैं क्लासेस खत्म हो चुके हैं और करने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी एक लेवल अप है। जो भी रिजल्ट डेट आएगा उसके बाद जो भी तुम्हारा रिजल्ट होगा, पास फेल वॉट एवर, अगर गलती से ऐसा हुआ कि आप फेल हो जाते हो, स्टिल आप लोग के पास बहुत टाइम है और ऑलरेडी आप उन लोगों से आगे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। तो इन सब के लिए पहली चीज, टाइम बहुत अवेलेबल है। अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको पास होने के लिए, रत्ती भर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो सही तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद जो 4 महीने हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले तो प्रॉपरली एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखना चाहिए कि प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट का उनका एक टेबल होना चाहिए। एक मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि 4 पेजेस होने चाहिए जिसपे आपने 4 सब्जेक्ट्स लिखे हैं। उन 4 सब्जेक्ट्स का आप कॉलमनर बनाओ। पहले तो आप सब्जेक्ट के नाम जो भी चैप्टर्स है वो शॉर्ट में लिखो, फिर 4 कॉलम्स होने चाहिए जिसमें सबसे पहला होगा आपका क्या क्लास जो चीजें है, क्या वो सारी चीजें डन है क्या आपकी। दूसरा कॉलम होना चाहिए जिसमें जो क्लास में पढ़ाया है वही सारी चीजें आपने आपके एंड पे एज अ सेल्फ स्टडी करी है क्या। फिर तीसरा जो कॉलम होता है वो रिवीजन 1, चौथा जो होगा वो रिवीजन 2। इस तरीके से 5 कॉलम के 4 पेजेस बनाने हैं, दीवार पे चिपकाने हैं। एंड जब जब आपका होते जाएगा तब जब आप टिक करते जाओगे उन सारे कॉलम्स पे। अप्रोक्सीमेटली मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चे ने ही 12 घंटे पढ़ना चाहिए और ऐसा, मैं ये कहती हूँ कि जो टाइम आप पढ़ते हो बहुत एफिशिएंटली अगर पढ़ते हो आप, तो 8 घंटे भी सफिशियंट हो जाते हैं। यूजुअली हम अगर पूरे दिन को डिवाइड करते हैं, 8 8 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे में भी आप कोई कॉलेज और आपका घर का टाइम पास और वो सारी चीजों को रखते हैं, तो स्टिल यू हैव 8 आवर्स। अगर वो आप एफिशिएंटली इस तरीके से पढ़ते हो कि वो 8 ही आप 10 घंटे में बनाओ,
तो फिर वो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। आपको खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है कि दूसरा कोई और कुछ कर रहा है हमें भी वो करना है, ऐसा मत करो। उसके बाद ये सारी चीजों में जब आप ये पूरा प्लान बनाओगे उस टाइम पे हर एक को पता होता है अपना प्लस पॉइंट क्या है, अपना माइनस क्या है। सबको अपना पता होता है कि ये सब्जेक्ट में मेरी थोड़ी सी गड़बड़ होती है और ये सब्जेक्ट में मेरे पास थोड़ा मतलब मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं वो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जिनको पता है कि अपना स्ट्रेंथ है ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आपने उसका जो टाइम है उसको निकाल के उधर लगाओ जहां पर आपको लगता है आप कमजोर हो। ये हर बच्चे ने करना चाहिए। और स्ट्रेटेजिकली जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो सीधा, मैं मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बहुत स्ट्रांगली ये बात बोलती हूँ, जो स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करता है वो फेल नहीं हो सकता। और जो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करेगा बिना कंप्लेनिंग एटीट्यूड के कि यार मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं बाकी सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, ये मैं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये सारी आई अग्री की स्ट्रेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो उसको कंप्लेनिंग वे में डालने की बजाय उसको आप इस तरीके से मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करो कि आपको मजा आना चाहिए पढ़ते टाइम पे। तो 4 महीने बहुत अच्छे से कोई भी स्टूडेंट पास हो सकता है आज भी, ये कंफर्म है। एंड मैम अगर आपके हिसाब से शेड्यूल क्या रहना चाहिए, जैसे आपने बोला मिनिमम 8 आवर्स तो पढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए? शेड्यूल में मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। लाइक माय ब्रदर इज आल्सो सीए एंड सीएफए। वो क्या करता था, वो हमेशा एक ही सब्जेक्ट लेके बैठता था और वो वही खत्म कर रहा है, मतलब वो 8 घंटे सिर्फ वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो उसका स्ट्रेटेजी था। बट माई स्ट्रेटेजी वॉज, मुझे एक सब्जेक्ट नहीं समझा था, मैं 2 सब्जेक्ट में डिवाइड करती थी या 3 सब्जेक्ट में। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अलॉट करना चाहते हैं। तो जब नींद आ रही है तब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं या ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जिसमें हमें आता है चीजें, तो नींद नहीं आएगी। और जो आपका टाइम ऐसा है जिसमें बहुत एनर्जी हाई होती है, उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट उठाने के जिसमें आपको नींद आएगी, बोर लगता है, तो आपकी एनर्जी हाई होती है, तो अपने आप वो सब्जेक्ट आपका सही तरीके से होगा। तो मैं दिन में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे उठा के करती थी। इट वाज शेड्यूल्ड, एक प्रैक्टिकल और एक थियरी लेने का। और 3 दिन या तो इस तरीके से भी कर सकते कि 1 महीना है तो 15 दिन आपने सिर्फ लॉ पढ़ा और बचे हुए 15 दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा अलोंग विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जोड़ी, जैसे भी आप करना चाहो, मतलब जैसा भी कॉम्बो आपको करना है वैसे। बट ऐसा भी स्ट्रैटेजी होता है जो एक ही दिन में मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको सब लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे, बट आपको अंदर से आपको खुद को पता होता है कि आपका प्लस क्या है, आपका माइनस क्या है, राइट? तो आपने खुद ही आपके हिसाब से आपको आपने खुद के लिए सोचना है, खुद की स्ट्रेटेजी लगानी। सुनो सबका बट करो मन का। आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपका ब्रेन उतने लेवल तक एक्टिव रहता है उसी सब्जेक्ट में, गो विद वन सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया की सुनो मत। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन नहीं है, मतलब वो चीज को एक्सेप्ट करता है कि एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ो मतलब पूरा 8-8 10-10 घंटे, गो विद द 2 सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी और 3 सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी, जो आपको सही लगता है। बट हर एक का अपना प्लस होता है और अपने तरीके से आप डिसाइड करो। और पढ़ते टाइम पे भी, लाइक माई ब्रदर यूज टू स्टडी इन द लेट नाइट, मतलब पूरा रात में, वो सुबह के 4 या 5 बजे वो सोता था। बट आई ऑलवेज यूज टू वेक अप एट 4 और 5। तो ये भी मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ कि ये आप पे है। अगर आपका हेल्थ खराब नहीं होता है बिल्कुल भी, मतलब आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है रात में बैठने से, तो आप खुद को नाइट स्टडी की आदत लगाओ। अदरवाइज गो विद द मॉर्निंग ओनली, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ऐसा सब मतलब ऐसा है भी, मतलब फैक्चुअल फैक्ट बात है ये। तो जैसे आपको लगता है आप वैसे डिसाइड करो अपने लिए, रात का स्टडी का भी। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया, जो आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है या 3 सब्जेक्ट लेने, तो इस तरीके से अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो तो 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट को उठाओ। क्योंकि क्या होता है, 1.5 से 2 घंटे में ना पूरा सब्जेक्ट मतलब ऐसे आधा अधूरा होता है, तो वो मत करना। 3 घंटे प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट लेना। हाँ, तो बेसिकली आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो, तो आप वैसे तो पढ़ते हुए आ रहे होगे, तो आपको इतना तो पता हो कि आप दिन में ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ते हो या रात में। एंड आपको एग्जैक्ट। ये भी पता होना चाहिए, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा कि आप कितने कब कब पढ़ते हो या आपका कब मन लगता है। हो सकता है आप दिन में ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ते हो या हो सकता है रात में, तो उसी हिसाब से आपको अपने आवर्स को डिवाइड करना है। ठीक है। एंड जब भी आप पढ़ो तो 2 या 3 सब्जेक्ट जैसे कि मैम ने बताया, उसका भी आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा
क्योंकि टीचर आपको यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो ना, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है स्टडी, तो वो 10-15 वीडियो देख डालता है यूट्यूब पे कि शेड्यूल ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, और किसी को भी फॉलो करने लग जाता है। बट वो कभी भी सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है कि मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपको हर कुछ टाइम बाद करना चाहिए। हो सकता है आप वीकली एनालिसिस कर रहे हो अपना या मंथली, तो आपको करना जरूर है, बिकॉज विदाउट सेल्फ एनालिसिस आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दोगे। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं, हम इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की। तो आप अकाउंट्स की थोड़ा बहुत बताइए, वैसे आप टीचर नहीं हो बट फिर भी आप बताइए। यस, बेसिकली मेरा तो दो कोर सब्जेक्ट्स है, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, बट स्टिल सीए फाउंडेशन में जो मुझे पता है, मतलब जो मैंने भी देखा है, बच्चों को भी मैंने देखा है फॉलो करते टाइम पे जिसके रिजल्ट आते हैं। तो एक तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि जो बहुत स्ट्रांग होता है अंदर से, मतलब बच्चों का, क्यों? क्योंकि 11th-12th में बहुत सारी चीजें उन्होंने कर ली होती है, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ऑन द स्पॉट भी आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे लॉ में अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, खत्म बात, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या होता है ना, अकाउंट्स में एंट्रीज पे पूरा गेम होता है, और एंट्रीज ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। तो एंट्री आप ऑन द स्पॉट बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स की होती है। तो जितना हो सकता है उतना उसमें आपने, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने क्या करना चाहिए, आपके जो भी, जैसे पहला पेज है आपका अकाउंट का, जो मैंने आपको कॉलमनर वाइज बोला, तो उस टाइम पे जब आप पढ़ाई करते हो, जो टीचर ने आपको जिस भी क्लास से आप पढ़े होंगे, जहां से भी, मैं तो हमेशा मॉड्यूल रेफर करती हूँ। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि मॉड्यूल से ही पढ़ो, मॉड्यूल के बियॉन्ड आपको मतलब कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। तो मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कोई भी सब्जेक्ट के लिए। तो आपने क्या करना चाहिए, कोई भी सम्स आप जब सॉल्व करते हो अकाउंट्स के भी, तो चैप्टर वाइज आपके पास एनालिसिस होता है कि इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस है, इसको नहीं है। तो जब भी आप लोग वो एनालिसिस देखते हो, उस टाइम पे आपने अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स में आप ये देखो कि कैसे आप जो इम्पोर्टेंट या जो हाईली मार्क्स जिसको है, वो चैप्टर्स आप पहले कवर कर लो, एंड देन बाद में छोटे छोटे चीजें को कवर करो। दूसरी चीज, यहाँ पर ऐसा मत करना कि आप ऐसे मतलब छोड़ के चले गए, कोई भी चीजें ऐसे छोड़ के मत जाओ कि हम लोग, या तो आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको ये पता है कि आपने अगर 80 मार्क का भी, चलो मान लो 20 मार्क का उस चैप्टर में से आया, तो आप 80 मार्क का इतना प्रो लेवल लिखोगे कि आपको 60 आ जाएंगे, जो मैं करती थी। मैंने ये चीज करी है, लेकिन इंटर लेवल पे करी थी, आईपीसीसी लेवल पे, कि मुझे इतना पता था कि मैं 80 मार्क्स ऐसे लिखूंगी कि मेरे 60 आएंगे, जो कि हुआ हमेशा। तो या तो आप वो कैटेगरी में रहो, और अगर आप वो कैटेगरी में नहीं हो तो मेक श्योर कि आप छोड़ के ना जाओ चीजें अकाउंट्स में। और हमेशा जब भी आप सम सॉल्व करते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको आदत होनी चाहिए क्रॉस रेफरेंसिंग की। आपका एक तरफ नोटबुक होगा, एक तरफ टेक्स्ट बुक है, ठीक है? तो जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, उस टेक्स्ट बुक में आपके नोटबुक का पेज नंबर लिखा होना चाहिए, और नोटबुक में आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखा होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक में आपने आपका डिविजन करके रखना है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार सम्स जो भी रहते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, 5 स्टार, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद, क्योंकि जिसमें ट्रिक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसमें ये प्रॉब्लम आपको आई थी जब आप सॉल्व कर रहे थे। बच्चा और एक क्या करता है, बच्चा है ना, कुछ कुछ मैंने देखा है बहुत डिटेलिंग में ऐसे ड्रॉ, लाइंस ड्रॉ करके एकदम पूरा फॉर्मेटिंग करके करता है। नहीं, अभी ये आपको ये समझना होगा कि आपने डिफिकल्ट जो भी चैप्टर्स होते हैं, जो भी आपके सम्स डिफिकल्ट है, तो 2-3 सम्स आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट जो आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में आएगा, उसके लिए आप 2-3 फॉर्मेट में चीजें करो, मतलब 2-3 प्रॉपर फॉर्मेट और टाइम लगा के सब कुछ करो। बट एक बार आपको पता है कि फॉर्मेट आपको पता है, तो डायरेक्टली एक पेज लेना है जिसपे आपने बस 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए, टी जैसा, इस साइड कुछ भी लिखना है, एसेट, लायबिलिटीज, पी एंड एल, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ नंबर्स लिखो, अमाउंट लिखो, कैलसी पे सब सॉल्व करो और टाइम सेव करो। जिससे क्या होगा, जो बंदा ये सारी चीजें कर रहा है ना, वो एक सम सॉल्व करने के लिए 25 मिनट लगाएगा, तो आपका उसी टाइम में, उसी 25 मिनट में आपके यहाँ पर 3-4 सम हो जाएंगे। तो आपको वो समझना है कि 5 मिनट में एक सम आपका कैसे हो जाएगा, कि आपने बस टी निकाल दिया, अमाउंट लिख दिया, बात खत्म हो गई। और कैलसी पे आंसर ले लो, आपका आंसर सही है तो आपको इतना तो आता है ना, बचपन से अपन करते आ रहे, बाय एंड टू एंड वॉट एवर, पी एंड एल, मतलब क्यों बार बार आपको वो सेम चीजों को करना है? तो वो चीजें करो जिससे आपको, मैंने ये कहा ना, जो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो उसको कैसे 10 घंटे बनाने वाले, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने वो चीजें कर ली तो आपका हो जाएगा। तो स्पेशली अकाउंट के लिए हमेशा क्रॉस रेफरेंसिंग स्टार मार्क करके रखना है। जब आप रिवीजन करोगे उस टाइम पे सिर्फ जो स्टार किया हुआ है सिर्फ वो सम सॉल्व करो। हमारी आदत क्या होती है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, वो पूरा
स्टार्ट से लेके एंड का फुल स्टॉप तक उसको पढ़ना है वापस, वो नहीं है। अब ये जो प्रोफेशनल कोर्स है ना, उसमें आप स्टार्ट से लेके एंड का फुल स्टॉप नहीं पढ़ सकते। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजों को स्किप मारना है, ये तो मुझे आएगा ही। कॉन्फिडेंट अपने बारे में उतना होना चाहिए कि ये ठीक है, ये मुझे आ जाता है, ये इजी सम्स था, इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ जबरदस्ती का। हम क्या करते हैं, जो चीजें आती है ना वो सॉल्व करके मतलब खुद को खुश करने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ये करते हैं, तो वो फॉलो मत करो। खुद को आता है, ये पता है ना, तो इजी सम्स को थोड़ा सा आपने स्किप करो। एक बार सॉल्व करना चाहिए, बट बार बार सॉल्व करने में कोई सेंस नहीं बनता, तो वो बार बार सॉल्व मत करना। और इस तरीके से अकाउंट्स का आप करोगे तो बहुत फायदा होगा। ये मैं हमेशा मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ जिसके रिजल्ट आए हैं। तो लेट्स सी आप लोग के लिए क्या फायदा होता है। तो बेसिकली मैम ने बोला है कि एक तो आपको इंडेक्स जरूर बनाना है प्रॉपरली, जिसमें आपका टेक्स्ट बुक का और मतलब रजिस्टर का एकदम एक जगह होना चाहिए। एंड सेकंड मैम ने बोला है जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो आप मार्क करके रखो और लास्ट में वही क्वेश्चन करने हैं। और एक मैम ने बोला था कि आपको ज्यादा मतलब पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन के लिए, बस थोड़ा जो समझने का है बस उतना करो सॉल्व, और बाकी एक दो क्वेश्चन आप फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बेसिकली बताता हूँ जो मैंने देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है अकाउंट्स में। तो मेनली आप जब अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन चेक करोगे तो अप्रॉक्स 180 के क्वेश्चन है टोटल। एंड अगर हम आईटीपी में हम करें तो 16 क्वेश्चन पर आईटीपी होते हैं, और एमटीपी और पास्ट पेपर 12 क्वेश्चन। तो अगर हम 10 आईटीपी एमटीपी पास्ट पेपर ले लें तो टोटल हमारे 580 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड अगर हम उसमें टेस्ट पेपर भी इंक्लूड कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 600। तो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है आपको 600 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपके पास मोस्टली 3 to 4 मंथ्स होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या करा था, नवंबर वाले बैच के लिए आपको 200 क्वेश्चन करके दिए थे वो 600 के, और जिसमें से अप्रोक्स 79 मार्क्स का आया भी था। तो इसको आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा हो सकता है आपको इस बार भी मिलेंगे May 23 के लिए, तो आपको क्या करना है वो क्वेश्चन को अच्छे से करना है। और क्वेश्चन को अच्छे से करने का मतलब है कि आपको पहले फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, उसमें आपको जरा भी कुछ नहीं करना कि आप कट कर रहे हो या फिर छोड़ रहे हो, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। एंड हाँ, उस टाइम भी आपको जैसे मैम ने बताया कि आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है वो तो आपने फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है, बट आपको कहीं कहीं कोई क्वेश्चन होता है जहाँ हमें पूरा क्वेश्चन तो आ रहा होता है बट एक एडजस्टमेंट नहीं आती है, तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट मार्क करनी है, पूरा क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। तो इससे आपका टाइम सेव होगा। एंड हो सके तो आपको क्या करना है, उस एडजस्टमेंट को अलग से लिख लेना है किसी पेज पे। तो क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ कौन सा क्वेश्चन में कौन सी एडजस्टमेंट पढ़नी है। तो ये आपका एक चार्ट सा बन जाएगा जो आपके एग्जाम टाइम पे या रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपको करोगे तो आपका अकाउंट में हो जाएगा, क्योंकि आपको मेनली अकाउंट ईजी है, नो डाउट। आप उसमें 90+ स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बस यही आती है कि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो टाइम पास करने लगता है। तो आपको मैंने जो बोला है कि आपको 200 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बस उतना सॉल्व करना है। अगर उसने आपने 3-4 बार सॉल्व कर लिए तो आपके आराम से हो जाएगा। और हाँ, लास्ट डे में थोड़ा सा टाइम कम होता है हमारे पास, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हो कि आपने जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं। तो जब आप फर्स्ट बार रिवीजन करोगे तो और कम क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आप क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी। एंड थर्ड टाइम रिवीजन करो, जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतने क्वेश्चन आपको कम हो जाएंगे। तो अगर आपने 3 बार भी रिवीजन करा तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके 50 क्वेश्चन रह जाएंगे लास्ट के लिए, तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका अकाउंट सा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लॉ की। तो मैम अब आप लॉ में बताइए। लॉ में मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। अगर स्टूडेंट को वो उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो उसने आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज एज अ टीचर ये होती है कि पहले तो उसको वो इंटरेस्ट आने के लिए उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड लेवल उसका लेके आना जिससे उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। बिकॉज लॉ विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपको पक्का मतलब डुबाएगा, ये कंफर्म है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही लॉ मतलब आपको ऊपर लेके जा सकता है, और वो बहुत अच्छे से भी लेके जा सकता है अगर आपने वो सही तरीके से किया तो सबसे पहले तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब ऐसा मैंने देखा है, मैं हमेशा ये मतलब ऑब्जर्व किया है कि सारे फैकल्टीज हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए सीए फाउंडेशन। आई ऑलवेज स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज कंपनीज एक्ट से उनको एक क्या बोल सकते हैं ना, उनको पहले इंटरप्रिटेशन लेवल या उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना होता है, वो जो लेटेस्ट एक्ट है उसकी वजह से।
और जो लेटेस्ट एक्ट उसकी वजह से, क्योंकि जो पुराना है वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पुराना एक्ट है, वो तुमको वो आज के सिचुएशन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बट कंपनीज एक्ट होता है। तो हमेशा आई ऑलवेज प्रेफर कि बच्चा हमेशा कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करे और फिर उसके बाद पार्टनरशिप, एलएलपी, इंडियन एंड देन होगा, इस तरीके से सीक्वेंस में जाए। वे वाई? बिकॉज इंडियन बहुत क्या बोल सकते हैं ना, मजेदार है, बट वो मजा आपको तब लेना चाहिए जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और उसके बाद जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको खुद क्रॉस क्वेश्चंस कर करके, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लॉ में ना इंटरप्रिटेशन समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस टाइम पे वो कंपनीज एक्ट का पढ़ाने के बाद ऐसा स्टेज आ जाता है स्टूडेंट का कि वो बोलते हैं मैम हम इंटरप्रेट करते हैं, आप रुको हमको आ रहा है कि देखो। तो वो लेवल आपका सेट हो जाता है, अगर इंटरप्रिटेशन लेवल आपका हो जाता है सेट, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो कि एक बार आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है खुद से, तो फिर आपने जैसे मैंने मेरे यूट्यूब पे भी डाला हुआ है कि उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो नोट्स डाले, लेकिन मैंने सबके नहीं डाले। वाई? बिकॉज आई वांट कि स्टूडेंट को बस ये पता होना चाहिए कि कैसे नोट्स निकालते हैं। और उसने, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बोरोड नॉलेज आपको ज्यादा देर हेल्प नहीं करेगा जितना आपने खुद ने सेल्फ डेवलप जो नॉलेज होता है वो हेल्प करता है। तो जो आप खुद से नोट्स बनाओगे, दूसरे की गर्लफ्रेंड दूसरे के नोट्स कभी काम में नहीं आते, ये बहुत फेमस डायलॉग है अगर आपने सुना होगा तो हमेशा याद रखना कि खुद के नोट्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। अगर वो हुआ है, अगर आपने खुद के नोट्स निकाले, तो मैं हमेशा बोलती हूँ एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का गलती से ऐसा हो गया कि एक दिन पहले रिवाइज नहीं हुआ एग्जाम के, बट उसने वो ऑनेस्टी के साथ जो मेहनत करी होती है, जो एफर्ट्स लिए होते हैं ना, वो ऑन द स्पॉट उसको याद होते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है। जो पहले जो आपने एफर्ट्स लिए होते हैं ना, एफर्ट जो भी आपने ऑनेस्टी के साथ जितनी भी चीजें की होती है वो सारी याद आती है एग्जाम टाइम पे। तो पहले आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जिसमें आप खुद के नोट्स बनाओगे। नोट्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और उसमें अगेन मैं बोलती हूँ 10 कलर से मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से लिखो कि जिसमें आपने डायग्राम्स बनाए, मतलब क्या कि यहाँ पर बॉक्स किया है, यहाँ पर सर्कल में लिखा है, यहाँ पर एरोस किए, तो बच्चे को वो याद आता है यार इस पेज के इस कॉर्नर पे मैंने ऐसे लिखा था, उसको वो चीज याद आती है एग्जाम टाइम में। तो वो उस तरीके से अगर आपने मेहनत करी है, आपने खुद के नोट्स निकाले हैं, तो आपको वो याद आएगा। तो आपने नोट्स निकालना बहुत मैंडेटरी है। मैं मतलब बहुत रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट को कि खुद के नोट्स निकालो। अब नोट्स निकालना भी एक आर्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही लिख देगा फिर बच्चा, ऐसा नहीं होता। लिमिटेड चीजें लिखनी, कौन सी चीजें लिखनी, कौन सी स्किप करनी, इसके लिए मैंने मेरे यूट्यूब पे मैंने वो डाला था डिस्क्रिप्शन में कि प्रॉपरली उसको समझेगा कि कैसे नोट्स उसने निकालने हैं। वो देख के आप अगले जो भी आपके हैं वो नोट्स निकालना, फिर उन्हीं नोट से रिवाइज करना है बस आपने। फिर उसके बाद मॉड्यूल मतलब वो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको हाथ मत लगाओ। मैं हमेशा मतलब मेरा ये तरीका रहता था कि मेरा ऐसा रहा है हमेशा कि मैंने जिससे पढ़ा है, जिस नोट से मैंने पढ़ा है, मुझे वही चाहिए एंड तक। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ हमेशा कि मुझे मैं उसी मतलब उसी जो भी वो पेज होता है उसके साइड पे एक अपना अलग से पेज लगा देती हूँ नोट्स का, और फिर उसके बाद उसी किताब से पढ़ती हूँ, क्योंकि वो मेरी आदत है, मुझे वही नोट्स चाहिए इस बात की वजह से। तो वो मैं हमेशा करती हूँ। तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट को भी कि वो वैसा करे, अपने नोट्स बनाए, उसके बाद सिर्फ उसी से रिवाइज करो एग्जाम के एक दिन पहले भी। एंड उसी किताब में आपके लिखे हुए होने चाहिए आरटीपी का ये क्वेश्चन देखना है, एमटीपी का ये देखना है, और वो कहाँ मिलेगा वो भी आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए। टाइम वेस्ट उस सारी चीजों में नहीं होना चाहिए। तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पहला स्ट्रांग होगा, फिर उसके बाद नोट्स, देन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी, क्योंकि बच्चे को लिखना नहीं आता है, उसको समझता सब कुछ है लेकिन लिखना नहीं आता, बिकॉज इट्स अ लीगल इंग्लिश। और लीगल लैंग्वेज आने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत तो खुद से मतलब वो क्या बोल सकते हैं ना, मतलब अंदर से वो चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारा है, और वो अंदर से आने के लिए ना आपने लिखा हुआ जो रहता है सेकंड स्टेप पे वही हेल्प करेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करो, क्वेश्चंस एक बार, क्योंकि इसमें और एक गड़बड़ होती है बच्चे की कि वो गलत प्रोविजन लगाता है दूसरे क्वेश्चन को, मतलब एक क्वेश्चन कुछ और प्रोविजन पे वो लगा कोई और प्रोविजन है। वो होता क्यों है? बिकॉज उसने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस बहुत कम करी है। तो वो एक चीज है, मतलब मैं बोलती हूँ स्टूडेंट को कि हमेशा उस चीज को करो। फिर फेल होने का सवाल ही नहीं। आपने आरटीपी कर लिया, एमटीपी कर लिया ना, और पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देख लिया, आप फेल ही नहीं हो सकते। अगर आपने ये सब कुछ किया है फेल ही नहीं होगा, कुछ भी कर लो आप, ये पक्का है। तो मैम एक बात तो ये है कि आपने बोला ना कि
क्लासेस के ड्यूरिंग हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं भी बहुत पढ़ता था, मतलब लॉ के लिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था लॉ में, बट वो समझ तो लिया था पूरा, बट कुछ करा नहीं था। क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा था, एंड लास्ट में जब पढ़ा बिल्कुल सब कुछ खत्म होने के बाद, तो उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा था। तो वो उसके टाइम क्या करना चाहिए पढ़ने के साथ साथ? उसके लिए क्या होता है ना, वो वही प्रॉब्लम, वो क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत देर तक रिटेन नहीं कर पाता जो पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो जब पढ़ा है तब इतना अटेंटिवनेस होना चाहिए कि जो जो चीजें बोली गई है वो लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास। आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट नोट डाउन नहीं करते, जब तक हम नहीं बोल रहे ना तब तक नोट डाउन नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो जो भी टीचर्स बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा की आपको ऐसा लगता है कि यार ये अलग कुछ तो बताया है, एग्जाम्पल हो या कोई डायग्राम ड्रॉ किया हो या वॉट एवर, आपके पास वो लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपको पढ़ाया है उसके विद इन 10 डेज आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार लिख दिया ना, फिर आपको कोई मेमोरी से इरेज नहीं होती चीजें फिर जल्दी। तो अगर आपने वो किया है कि आपने एक बार पढ़ने के बाद आपने खुद से नोट्स लिख दिए, तो फिर वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि आपको क्या होता है वो, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, इट इज एज गुड एज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच फॉर दैट पर्सन अगेन। तो वो स्क्रैच से आप वापस से शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने तब 4 महीने पहले पढ़ा है। अगर आपको पहले मतलब आपको ऐसा अगर 10th स्टैंडर्ड का वापस पढ़ने लगा है कोई, वो भी हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, चलो मान लो 2 मिनट के लिए, तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको स्टार्ट से फुल स्टॉप तक एंड तक पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। लेकिन वही अगर जिसने 2 महीने पहले पढ़ा होगा या खुद ने नोट्स लिखे होंगे, उसको तो मेमोरी में होगा, उसको वो तो ऐसे 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 देख के खत्म कर देता है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, बिकॉज वो जब क्लास चालू है उसके विद इन 10 डेज जैसे टॉपिक होता है, उसके 10 डेज में आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। छोटे छोटे, मतलब एक दिन में तो ऐसा नहीं होता कि टीचर सब कुछ पढ़ा दे। जितना पढ़ा है उसका अगर आपने 15 मिनट लगते हैं लिखने के लिए मुश्किल से, बट बच्चा वो 15 मिनट देता नहीं है, फिर वो 15 मिनट एंड में उसको बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वो चीजें मत करो। तो फर्स्टली आप मैम ने बोला कि आपको नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और आपको अच्छे से समझना भी है। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, नोट्स आपको जो मैम ने बोला था कि आपको एक ही नोट्स बनानी है और उससे ही लास्ट तक पढ़ना है। तो उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि मेरे को क्या लगता है, क्योंकि मैंने भी यही करता हूँ। मैं हमेशा जब भी मैं क्लासेस करता था और उसके बाद नोट्स बना लेता था। तो नोट से होता क्या है कि जब हम एक ही नोट से बार बार पढ़ते हैं, तो वो हमें याद तो रहता ही है, प्लस वो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है। और जब आप वहां जाओगे एग्जाम हॉल में, तो आपके माइंड में पूरा वो पेज आएगा जो उसमें लिखा था। तो मेरे दिमाग में मैंने अप्रॉक्स 10 टाइम्स करा था रिवीजन, क्योंकि मैं बहुत वीक था लॉ में। तो मेरे माइंड में पूरा वो आ रहा था पेज, और उसमें कितनी लाइनें हैं, वो क्वेश्चन कितने का है, वो भी आ रहा था। मतलब इतना बार मैंने रिवीजन करा था ना। तो वो होता है, बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्लासेस के ड्यूरिंग तो जो भी टीचर से उनने क्लासेस ली हैं वो पढ़ते हैं, बट रिवीजन के टाइम पे कोई ना कोई टीचर अगर कोई पीडीएफ शेयर कर देता है, तो वो उसके उधर मोरल चले नॉलेज, जाते हैं। मोरल हाँ, नॉलेज तो वो आई थिंक ना कि किसी और ने दिए हुआ शॉर्टकट मारने के लिए किसी और के दिए हुए शॉर्ट नोट्स अपन यूज कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं होता ज्यादा। हाँ, तो वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो एक एक से ज्यादा बार आप पढ़ ही नहीं पाओगे लास्ट में, और वो कुछ मिक्स हो जाता है, फिर दूसरे के नोट्स अपने नोट्स दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। एंड हाँ मैम, एक चीज और रहता है कि लोग के दिमाग में मिथ रहता है कि सेक्शन कोड करना है या नहीं। सेक्शन मैं तो बोलती हूँ कि जितना हो सकता है उतना आप जगह पे सेक्शन लिखो। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप गलत सेक्शन लिख रहे हो, तो फिर एग्जामिनर 0 मार्क्स दे देगा। मतलब एग्जामिनर नीचे क्या पढ़ा है वो कभी कभी तो देखेगा भी नहीं। मतलब मैंने खुद ने ये चेक किए हुए पेपर्स है, तो उसमें बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है कि सेक्शन गलत कोड कर देता है, आंसर कुछ और लिख रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इंप्रेशन गलत जा रहा है सामने वाले के माइंड में। सेक्शंस अगर आपको आते हैं और अगर आप लिख देते हो, तो क्या होता है, सामने वाले के जो चेक कर रहा है उसके माइंड में एक इमेज सेट होती है कि इसने पढ़ाई करी है। और आपको मैं मतलब ये सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने पेपर चेक किए थे कि आप ना जो 3 घंटे में जो भी आप लिखते हो, वो जो चेक करने वाला होता है वो मुश्किल से 1 मिनट में चेक करेगा। आपके 3 घंटे आप तो मेहनत कर रहे हो उधर, लेकिन मैं जब चेक करूंगी मैं 1 ही मिनट मेहनत करने वाली हूँ आप पे। अब वो 1 मिनट में आप जितना सही तरीके से कर सकते हो इम्प्रेस हो। और स्टार्टिंग के जो 5 पेजेस होते हैं ना, उसी में सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको कितना आ रहा है कितना नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग में भी सही तरीके से 2-3 क्वेश्चंस के जो सेक्शन नंबर्स है वो कोट कर दी, तो बाद में आपका थोड़ा बहुत 19-20 भी ना आपको मार्क्स देता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि सेक्शंस हमेशा आपने लिखना, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ। सेक्शंस को भी याद रखने के लिए ऐसा नहीं कि लेके बैठो और फिर रट्टा मारते बैठो, ऐसा नहीं होता। जब पढ़ाया जाता है उसी टाइम पे ना, मेरे साथ ऐसा था, मेरा
पहले नंबर मुझे बहुत अच्छे से याद रहते हैं, और उसमें भी नंबर्स में भी मैं क्या करती हूँ, मैं कोई ना कोई इंसिडेंस उसके साथ कनेक्ट करके देती हूँ जिससे बच्चे को याद रहता है। जैसे 26/11, अभी 26/11 याद रखना है तो आप याद करो 26/11 इंडिया में क्या हुआ था। या जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, मैं बोलती हूँ 7 मतलब धोनी का नंबर, जर्सी याद करो, तो वो बच्चे को याद रह जाता है। तो वो इंसिडेंस अगर आप जोड़ देंगे उसके साथ तो अपने आप चीजें याद होती है। तो मैं रेकमेंड करती हूँ सेक्शन नंबर लिखो जितने हो सकते हैं आप, जिससे इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग जाता है। एक तो मैम ने बताया कि आपको याद करने का ट्रिक जो मैम कनेक्ट करके देती हैं स्टोरी छोटी सी, और एक मैं बता देता हूँ, अगर आप करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, जब भी आप अपने नोट्स बनाते हो तो उसमें जो भी आप हेडिंग डालते हो उसमें आप बड़ा बड़ा सेक्शन लिख दो। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप बार बार पढ़ोगे तो आपको बड़ा बड़ा सेक्शन दिख जाएगा और वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आप ऐसे याद कर सकते हो। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक बच्चे को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि उसको लॉ की लैंग्वेज सेम लिखनी है या फिर अपनी लैंग्वेज में भी वो लिख सकता है। ओके, देखो, जो लॉ का लैंग्वेज होता है ना, वो ऐसा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप पूरा बैरक छापो, ठीक है। बट बट कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपके आंसर में होने चाहिए, कि जैसे आपको पता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद आप आपकी तरह से उसका इंग्लिश फ्रेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर कीवर्ड्स को ही खा जाओगे और उसकी जगह पे दूसरा कोई अल्टरनेटिव वर्ड लिखोगे एंड एक्सपेक्ट करोगे कि मार्क्स मिलेंगे, तो वैसा नहीं होगा। कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि आपने सेम बेयर एक्ट का लैंग्वेज छापना है। आपको बेयर एक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो जो जैसे वर्ड्स होते हैं, कभी कभी हम लिखते हैं ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, प्रोवाइडेड दैट, सब्जेक्ट टू, या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिस तरीके से वो इंग्लिश, लीगल इंग्लिश लगना चाहिए, बस आप वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक इंग्लिश भी चलता है। अच्छा मैम, एक चीज और रहती है कि लॉ में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, तो उनको अलग अलग कैसे डील करना चाहिए। मैंने तो ये देखा बहुत बार, स्टार्टिंग में स्टूडेंट को लगता है कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम उसमें मार्क्स लेके आ सकते हैं, ये क्या है, केस स्टडी बेस्ड। बट बाद में उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, उनको लगता है यार केस स्टडी बहुत अच्छा है, इसमें एटलीस्ट हमको प्रोविजन के इसके उसके कहीं ना कहीं कुछ तो मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन अच्छा है, कोई क्वेश्चन को लिखने में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। आपने प्रिपरेशन क्या की है उसके बेसिस पे होती है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की बात करते हो तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने बहुत क्रिस्प लेवल पे एक पेज में आपका आंसर खत्म करना है। अगर वो 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा रेफरेंस दो उनको ऑन, और उसके बाद बुलेट पॉइंट लिखो। बुलेट पॉइंट का भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है, 2 मार्क का है अज्यूम करो कोई क्वेश्चन, तो वो 2 ही पॉइंट लिखता है, मैं बोलती हूँ 4 लिखो। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 12 बुलेट्स आनी चाहिए आपके। तो हमेशा डबल लिखो जिससे वो हाफ ऑफ मार्क्स उसको सही तरीके से अलॉट करना पॉसिबल होगा। और वो मतलब फुल तो मार्क्स मिलते नहीं है, बट अगर कोई अच्छा निकला गलती से, उसकी मन हुआ, तो वो आपको फुल मार्क्स भी दे देगा एक आध क्वेश्चन में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा जितने नंबर ऑफ मार्क्स है उसके डबल पॉइंट्स लिखने हैं। एंड जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपने सही तरीके से प्रोविजन जहां पर है, मैंने देखा है बच्चा कभी कभी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही प्रोविजन को लिखता है, या कंक्लूजन लंबा चौड़ा लिख देता है, तो वैसा मत करना। मतलब इसके लिए बहुत, कि हाउ टू राइट केस स्टडी पे मैंने मेरे यूट्यूब पे भी डाला है कि हाउ टू राइट अ लॉ का पेपर, वो उस पे डिटेल में बताया हुआ है। और मैं अभी तो सब कुछ मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि क्या है, मतलब उसमें ही फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। बट हाँ, वो प्रॉपरली पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो लॉ में बहुत मैटर करता है। और केस स्टडी के लिए प्रॉपरली कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्रोविजन लिखो, प्रोविजन में भी क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, फैक्ट में, या कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन में पैराग्राफ के पैराग्राफ मत लिखो, कोई नहीं पढ़ने वाला। तो वो समझना जरूरी होता है। एक मैम बीसीआर भी आ जाता है लॉ में, अभी करंटली तो है May 23 के लिए, तो उसको थोड़ा बहुत आप बता सकते हो बीसीआर का। बीसीआर में मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश है बेसिक, ठीक है, लेकिन इसको बहुत हल्के में भी नहीं लेके जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट का, मैं जो 15 मिनट उसको पहले मिलते हैं उसमें उसका डिसाइड होना चाहिए कि पहले लॉ लिखेगा या इंग्लिश। और इंग्लिश के लिए 1 घंटा आपने देना है, लॉ के लिए 2 घंटे देने हैं। तो आपको 1 घंटे में अब आपने ये देखना है कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। जैसे कि वहां पर है कि कुछ चीजें हैं जो आपको अल्टरनेटिव मिलता ही मिलता है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको अल्टरनेटिव मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप पहले रिपोर्ट राइटिंग करोगे या दूसरा ऑप्शन को चूज करोगे। तो आप जो ऑप्शन नहीं करने वाले आपको कट कर देना है वहीं पे, और आपने वही चीजों को पढ़ना है।
उसके बाद बीसीआर में जो फर्स्ट चैप्टर होता है कम्युनिकेशन का, उसमें से ही 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे, और वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, वो प्रॉपर जैसे अपन बचपन से लिखते आ रहे वैसे क्वेश्चन होते हैं। तो और बच्चा वो छोड़ के जाता है, कम्युनिकेशन कौन पढ़ेगा यार, ये इंग्लिश का कौन पढ़ेगा, ऐसा मत करो, उसमें पढ़ने के लिए है। तो आप पहला चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है, उसके अलावा जैसे ऐसे राइटिंग वगैरह के फॉर्मेट पता होने चाहिए, उसके अंदर का कभी मत रट्टा मारना, कोई भी चीज मतलब बस वर्ड पता होने चाहिए। जैसे आपको लिखने के लिए आया कि आपको कोई मैकेनिकल इंजीनियर का सीवी बनाना है, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियर्स में क्या क्या डिग्रीज लगती है, ये जनरल नॉलेज है, ये बेसिक आपको होना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट भी एक्सपेक्ट करता है, तो वो बेस आप बस बना लो। और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करोगे तो स्पेशली ऐसा पढ़ाई करने की अच्छा ऐसा मतलब बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते इंग्लिश पढ़ते टाइम पे। तो बीसीआर में मैं ये बोलती हूँ जितना हो सकता है उतना न्यूज़पेपर पढ़ो, जितना हो सकता है उतना इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखो, जिससे आपका इंग्लिश बेटर होगा ना, तो ऑन द स्पॉट कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जो चीज मैंने मैम नोटिस करी है कि जब बच्चा लॉ पढ़ना शुरू करता है ना, तो वो उसका पूरा टाइम लॉ में ही चला जाता है, वो बीसीआर का कभी नंबर ही नहीं आता, बिकॉज लॉ थोड़ा लेंथी पड़ जाता है उनके लिए, तो बीसीआर का नंबर नहीं आता, तो उसको कैसे करना चाहिए? जो शेड्यूल बनाया है ना, उसमें आपने जब कैसा होता है जब आप पढ़ते हो कोई भी, जैसे लॉ पढ़ाने के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 आवर्स लेती हूँ, ठीक है। अगर मेरा 75 to 80 आवर्स में कवर हो रहा है, तो आपका अकेले में जो फर्स्ट स्टडी होना चाहिए वो 75 to 80 आवर्स में ही होना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड टाइम आप पढ़ोगे उसका हाफ टाइम होना चाहिए, और थर्ड टाइम उसका हाफ, मतलब 40 20 10 इस तरीके से आपका होना चाहिए जब आप हाफ ऑफ करते हो। तो आपने जब अलॉट करते हो तब टाइम भी अलॉट करो कि इतना ही टाइम, इतने घंटे में, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूरे जर्नी में, कि सम सॉल्व कर रहे हो टाइम लगा के करो, या आप पढ़ाई कर रहे हो इतने टाइम में इतने पेजेस खत्म होने ही चाहिए, या इतना एक चैप्टर है इसके लिए 3 घंटे देने हैं तो खत्म होना ही चाहिए। स्टूडेंट का क्या होता है, वो होता नहीं है टाइम मैनेजमेंट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो जिसका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांगली हो जाएगा उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइम सही तरीके से अलॉट करो, अगर टीचर ने आपको 80 आवर्स में पढ़ाया तो आपका भी 80 आवर्स में खत्म होना चाहिए फर्स्ट डे, तो अपने आप बीसीआर के लिए टाइम बचेगा। अब हम मैम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं? मैथ्स के लिए मैं क्या है, वो एक तो या तो खतरा होता है बच्चे के लिए, या तो उसको बहुत पसंद होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं 12th तक पसंद है लेकिन उसके बाद बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे मैंने सीए का भी एग्जाम दिया था फर्स्ट लेवल, बट मैं मैथ्स के चक्कर में मैं फेल हो गई थी। तो मैथ्स मतलब, और ऐसा है कि 12th तक मैथ्स मतलब मैं बहुत प्रो लेवल थी, बट कभी ऐसे कम मार्क्स तो कभी देखे नहीं, और बहुत इंटरेस्ट के साथ करते थे। बट सीएफए में मार खा गए, क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होती है प्रोफेशनल कोर्सेज में मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग के लेवल की, वो और हम ये जो पुराना लेवल होता है हमारा, वो कंपेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे का जो माइंडसेट होता है ना वो मैथ्स में चेंज होते रहता है। तो एक तो आपने जब पढ़ रहे हो तब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ो, और दूसरी बात जब आप पढ़ रहे हो तब आपको पता होता है कि जैसे स्टैट के कुछ चैप्टर्स है जिसपे आपको पता है कि ये आसान है, स्टैट के भरोसे बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं, और एलआर करके एक चैप्टर है उसके भरोसे जाते हैं। तो जो डिसाइडेड आपको पता है, आपने वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना अपनी ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए कि बॉस हम 80 मार्क्स का ही लिखेंगे, बस ऐसा लिखेंगे कि हमको मिनिमम 60 तो आने ही चाहिए। वहां पर आपने जिस जिसके लिए डिफिकल्ट है वहां पर वो सब्जेक्ट के लिए आप वो स्ट्रेटेजी लगाओ, लेकिन अकाउंट्स के लिए आप स्ट्रेटेजी क्या लगाओगे कि पूरा पढ़ के जाओ। तो हर एक सब्जेक्ट में भी अपनी अलग एक स्ट्रेटेजी है। तो मैं हमेशा मैथ के लिए यही करती थी, 80 मार्क्स का पढ़ेंगे बट ऐसा पढ़ेंगे कि कुछ भी पूछो हम 60 तो ठोक के आएंगे। तो वो चीजें आपने मैथ्स के लिए करनी है। आपको पता है स्टैट इजी है, एलआर इजी है, उसमें नंबर ऑफ मार्क्स भी प्रोपोर्शनेटली वैसे है कि जो आपको पास करा देगा। तो वो आपने सही तरीके से दिमाग से करो और मार्क्स स्कोर करो उसमें। और मैथ्स में यूजुअली कुछ भी आप कितना भी पढ़ के जाओगे वहां पे आने वाला क्वेश्चन नया ही होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन स्ट्रांग है तो फिर ऑन द स्पॉट चीजें मैनेज हो जाती है। तो रट्टा मत मारना, और बहुत सारे और फॉर्मूला बहुत सही तरीके से करके जाना इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। फॉर्मूला करते नहीं स्टूडेंट, तो एक पेज पे आपके सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे लिखे हुए होने चाहिए। तो मैम ने जैसे कि बताया, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर करता है, एंड आपको फॉर्मूले वगैरह एक जगह पे अच्छे से लिख गए हैं, और आपको नोट भी प्रॉपर्ली बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक बार मैथ का बता देता हूँ आपको कि मैथ में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, मैंने जो देखा है, एक तो वो होती है कि उनको पता नहीं होता उनको पढ़ना क्या है, बिकॉज उनके पास एक केवल स्टडी मैट होता है,
और उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। और उसके अलावा होती है एक एमटीपी, जिसमें से भी क्वेश्चन नहीं आते। मैंने एमटीपी और स्टडी मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो बच्चे को ये नहीं समझ आता कि उसमें से पढ़े क्या, और वो दोनों वो इसके अलावा वो कुछ करते नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, आपको एक पास के पेपर दिए थे, आपको वो पास के पेपर ही करने हैं। केवल आप पास के पेपर भी करोगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है अप्रोक्स 60% क्वेश्चन सिमिलर आते हैं पास के पेपर से। तो अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आपका फिर पूरा मैथ का हो जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन अप्रोक्स का 10 हाँ, उसमें ना क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है। क्वेश्चन के पैटर्न समझ लिया आपने तो वो आंसर आप कर सकते हो फिर। जब मैंने अपना मैथ का दिया था तो मैं ओनली पास के पेपर गया था, और एक ही बार करे थे मैंने। तो मैंने देखा था उसमें 10 to 15 क्वेश्चन डिट्टो सेम आए थे पास के पेपर में से। तो अगर आपने पास के पेपर भी अच्छे से करे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा मैथ का, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक मॉड्यूल करना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि आपको वो बेसिक लेवल है, आपको बेसिक सब स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी। तो उसके लिए आप मॉड्यूल करिए एक बार, और उसके बाद आप पास के पेपर जितनी बार कर लो उतना बार अच्छा है। तो और मैं मैथ में क्या दिक्कत हो जाती है, मैथ में चैप्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो उसमें आप थोड़े बहुत चैप्टर कट कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, क्योंकि उनका वेटेज बहुत ही कम होता है। अगर आपने थोड़े बहुत चैप्टर कट कर भी दिए तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका मैथ का हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आप बताएंगे मैम? इकोनॉमिक्स में जैसे मैं अटेम्प्ट के लिए दो पार्ट्स है, एक बीसीके एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत स्ट्रांगली कि इकोनॉमिक्स सबसे इजीएस्ट पेपर होता है। मतलब जिसमें आप हाईएस्ट लेवल पे स्कोर कर सकते हो 85, मेरे हाईएस्ट इज 87। तो हाईएस्ट मतलब आप 80, 87, 85, 80 प्लस तो बहुत सारे, 60 प्लस तो बहुत सारे होते हैं, 80 प्लस भी बहुत सारे जन जाते हैं। तो वो इतना इजी होता है कि वो आपके मॉड्यूल के बाहर नहीं जाने वाला। तो आपने कंपलसरी मॉड्यूल ही करना है, कितना भी कुछ भी हो। मॉड्यूल से जितनी भी चीजें हैं, मॉड्यूल के नीचे के जितने भी क्वेश्चंस है, आरटीपीज, एमटीपीज और पुराने क्वेश्चन पेपर, कहीं ना कहीं वही घुमा के वापस आते हैं। और कॉन्सेप्चुअली जैसे थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर होता है उनका, कॉस्ट वाला एंड मार्केट वाला, उसमें थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और वो डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको बेस क्लियर है, आपके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग है ना, तो फिर आप ऑन द स्पॉट भी जाके बैठ रहे हो, गलती से रिवाइज भी नहीं होता, फिर भी हो सकता है आपका कि आप कंप्लीट कर सको वो पेपर, और आंसर भी कर सकते हो आप वो चीज में। तो वो ऐसा होता है। उसमें जो थर्ड बीसीके का जो होता है, वो जो थर्ड चैप्टर होता है जिसमें याद रखना पड़ता है, तो मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ कि वो आपके ऊपर है, आपको याद करने में के लिए आप टाइम डाल सकते हो, आप डालो, नहीं तो फिर बचे हुए जो भी 90 मार्क्स का होगा वो आप इतना स्ट्रांग लिखो कि आपको 80, 85 आने चाहिए उसमें। आपका वैसा होना चाहिए, बिकॉज उसमें सिर्फ एबीसीडी है, उसमें कुछ है ही नहीं जिसमें मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। कोई एग्जामिनर आपको जानबूझ के कम मार्क्स नहीं देने वाला वहां पर। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो उसमें मैं बोलती हूँ कि वो थर्ड चैप्टर बच्चों के भरोसे है। और बाकी बीसीके में डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं, एक्सेप्ट सिक्स चैप्टर में भी अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो भी डिफिकल्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट आना चाहिए बच्चे को। जो इकोनॉमिक्स का भी थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर होता है, उसमें भी डिफिकल्टी लेवल नहीं होता बच्चे का। तो मतलब वो ऐसा ना, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग है ना तो ऑन द स्पॉट भी हो जाएगा। तो उसको हल्के में मत लेना कि यार ये तो आता है करके एंड में रख दिया, ऐसा मत करना। उसको इंपॉर्टेंस उतनी ही दो। क्यों? क्योंकि वही आपको बाहर निकालने वाला है। आपको ना मैथ्स निकालेगा बाहर, एक्स्ट्रा एग्रीगेट के लिए आपको कोई सब्जेक्ट हेल्प नहीं करता है एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए वो ध्यान रखना बस। मैम इकोनॉमिक्स के लिए जो ना सबसे बड़ी जो मैंने देखा है वो प्रॉब्लम यही हो जाती है कि बच्चे को लगता है ये तो बहुत इजी है, तो ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी वो 3 सब्जेक्ट पे एग्जैक्टली, फोकस करने लगता है। और एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना तो वो तो है ही, बट बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता क्वेश्चन की, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वो प्रैक्टिस। क्लासेस में समझ जाता है, बट प्रैक्टिस करने के लिए वो नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है ये तो ईजी है, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस करना कैसे करनी चाहिए उसको? मैं तो ये बोलती हूँ, सबसे पहले जो प्रैक्टिस करते हो आरटीपी, एमटीपी और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकाल निकाल के करो। और उसके बाद आप चाहो तो रेफरेंस बुक्स जो होती है, जैसे तुलसियान की हो गई, या बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ये मेरे पास ये पीसी तुलसियान की ही है। तो ऐसे कुछ बुक्स होती है जिससे आप उनमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आप बस वो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको भी नहीं पता, क्या पता जो आपने सॉल्व किया वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बस प्रैक्टिस जितना हो सकता है उतनी सिर्फ प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक आध कॉन्सेप्ट नहीं भी समझा होगा ना, वो प्रैक्टिस में समझ जाता है कि यार हाँ अच्छा ओके, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से। तो आरटीपी, एमटीपी
और आरटीपी तो आता नहीं है वैसे, हालांकि प्रॉपर ऐसा टाइप एमसीक्यू वाला इकोनॉमिक्स के लिए, बट एमटीपी होते हैं और जो पास पेपर्स होते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड मैंने बोला मॉड्यूल के बाहर जाता ही नहीं है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा। मैं फिर भी मेरे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ऐसे घुमा के क्वेश्चन जानबूझ के बना के डालती हूँ, जानबूझ के डालती हूँ, और मुझे पता होता है ये फेल होने वाले इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से पता होता है। तो क्यों करती हूँ? बिकॉज उनका लेवल ऐसा सेट होना चाहिए कि उनको ये लेवल से डर ही ना लगे। ये लेवल पे अगर वो है तो ये लेवल से डर नहीं लगेगा। तो इसके लिए जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल के बाहर जाता ही नहीं है इंस्टीट्यूट। तो मॉड्यूल और रेफरेंस बुक्स के जो प्रैक्टिस जो आपने करी है तो वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आपको डिफिकल्ट जाता है उसको स्टार मार्क करके रखना है, जिसमें आपको, और बच्चा क्या करता है ना, वो उधर ही टिक कर देता है। पहले इसमें टिक मत करो, जिधर रेफरेंस बुक में एबीसीडी उधर ही टिक कर दिया, वो मत करो। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम तो आंसर पता है उधर क्या है। वो चीजें फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। तो वो चीजें मत करो। अलग की एक बुक, अगर आपके पास वो है भी नहीं गोला गोला करने वाला, वो शीट भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एबीसीडी लिखना तो आता है आपको, वो अलग पेज पे लिखो, वो पेज उसके बाद जाने दो, क्योंकि आंसर पीछे आपको मिलने वाला है। तो वो शीट बाद में गायब भी हो गया, प्रॉब्लम नहीं। बस स्टार मार्क आपने करके रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, बात खत्म हो गई। तो मैम चारों इंडिविजुअली सब्जेक्ट खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं कि आपको, जैसे हम ड्यूरिंग क्लासेस क्या होता है कि बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उसके लिए उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बोलती हूँ अगेन सेम चीज, माइंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर कोई इंसान का दिल इधर है दिमाग इधर है, अगर दिल दिमाग पे हावी हो गया तो बात खत्म है। तो हमेशा आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिसपे दिल हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा सोशल मीडिया क्यों यूज कर रहा है? बिकॉज उसको अच्छा लग रहा है, उसको मजे आ रहे हैं, उसका दिल खुश है। इसकी वजह से वो, उसको पता, उसको खुद को नहीं समझता उसका एक एक घंटा कब गायब हो जाए। एक स्क्रॉल करते करते मैंने भी ये चीज करी है इसके लिए, थैंकफुली। फिर भी हमारा मतलब जब हम पढ़ते थे हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं थे ज्यादा, और वो होते थे तो वो डब्बा आते थे बटन वाले। तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत कम था। लेकिन आजकल के स्टूडेंट के पास तो, सबके पास क्या होता है, मतलब प्रॉपर बहुत भारी भारी फोन होते हैं, आईफोन वगैरह लेके घूमते हैं वो लोग। तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो सोशल मीडिया के चक्कर में उनको होती है, उनका टाइम होता है बर्बाद। और वो टाइम बर्बाद हुआ इसीलिए बाद में रिग्रेट करने के लिए और टाइम बर्बाद। तो ये जो कॉम्बिनेशन बच्चे का बनता है, जिसकी वजह से वो पहले भी नहीं पढ़ रहा था, बाद में भी नहीं पढ़ रहा, तो वो पढ़ने वाला वैसे भी नहीं है। तो आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको हमेशा आपने खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए इन सारी चीजों से। कि खुद के लिए कैरेट स्टिक अप्रोच होता है, जैसे कि अगर आपने इतना सिलेबस कंप्लीट किया ना, तो 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपका डिसाइडेड टाइम पास का टाइम है, उतने टाइम में आप टाइम पास करोगे। मतलब उस पे आप फिर इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे टाइम पास करो, जो करना है, बट रिवॉर्ड योर सेल्फ विद दैट। ऐसा नहीं कि आप रिवॉर्ड पढ़ाई को रिवॉर्ड बना देते हो और फिर मेन टाइम पास करते हो। ये मत करो, उल्टा। पहले पढ़ाई करो, अगर वो हो रहा है कंप्लीट, देन रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर वो हो रहा है कि आप लेकिन ऐसा भी नहीं 10 मिनट के चक्कर में आपने 1 घंटा वो स्क्रोलिंग में ही डाल दिया, वो भी मत करो। तो अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, ऐप लॉक्स है, आपके पेरेंट्स को बोलो। और अगर उसके बाद भी आपका कंट्रोल नहीं है तो सीधी सी बात है, सारे ऐप डिलीट मारो, छोटे डब्बे वाला फोन लो। अगर उसके बाद भी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, डाउनलोड करके देखते हैं किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, क्या होता है 5-10 मिनट से, अगर ऐसा फिर भी होता है तो डब्बे वाला फोन लेके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मम्मी के फोन पे जाके यूट्यूब देखो, बहुत ही बहाने अगर किसी को बनाने कि नहीं यूट्यूब पे लेक्चर होते कैसे करेंगे, तो मम्मी के फोन से यूज करो। मम्मी का फोन तो आपके काम का नहीं है, पेरेंट्स के फोन। मम्मी का फोन लेके बैठो, उस पे यूट्यूब देखो, सेम ही यूट्यूब, तो उधर भी तो सेम ही दिख रहा है, तुमको क्यों बहाने चाहिए फिर? तो डब्बे वाला फोन लेके बैठो, सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो। क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत मैटर करता है लाइफ में। तो अगर डिसिप्लिन नहीं हो आप, तो आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा कि आप खुद को कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे और इन सारी चीजों से दूर करोगे। तो मैं पहले भी कहा, पहले स्टार्ट में कहा मैंने कि खुद का एनालिसिस खुद करना है। तो खुद ही खुद को इतना पावरफुल बनाओ ना कि वो आपका खुद में इतनी स्ट्रेंथ है कि फिर बाकी चीजों की प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और हमेशा आपके एफर्ट्स जो है ना वो खुद पे लगने चाहिए। क्योंकि क्या है, आपके कहीं पर अगर आपने कहीं और जगह पे एफर्ट्स लगा दिए, तो आपके एफर्ट्स, आपने डाला हुआ टाइम, आपने जो भी मतलब मेहनत करी है ना, वो 2 मिनट में कोई भी छीन के लेके जाता है। ये मैंने देखा हुआ है कि 2 मिनट में आपकी मेहनत छीन के लेके जाएगा और उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद में इतना टाइम डाला है तो वो चीजें कोई छीन के नहीं लेके जा सकता आपसे।
तो डालो ना, खुद पे मेहनत करो ना, ऐसी जगह पे टाइम डालो, एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, कोई नई चीजें सीखो, अलोंग विद पढ़ाई आप गिटार सीख सकते हो मे बी, या आप डांस क्लास ज्वाइन करो, या ऐसी चीजें करो ना जिससे आप, मतलब आपने जो कमाया है वो कोई छीन के नहीं लेके जाएगा फिर। तो आपने खुद को ही इतना स्ट्रांग बना लिया है, तो वो सारी बाकी सारी चीजें फिर मैटर नहीं करेगी आपके लिए, सोशल मीडिया और ये सब मैं तो बोलती हूँ शो ऑफ है सब, बाकी कुछ नहीं है ये, मतलब सही तरीके से यूज कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है वो चीज। लेकिन अगर आप बस मतलब दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हो, जैसे मैंने देखा है आजकल के बच्चे मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ये गोवा जा रहा है, ये पार्टी कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं, ये अगर निगेटिव फीलिंग्स को लेके बैठे हो तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि मतलब उससे मैंने देखा है आजकल के बच्चों में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है, मतलब किसी और के पास कुछ है आपको भी चाहिए। इकोनॉमिक्स में सीखा होगा आप लोगों ने भी, डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि यार डेमोन्स्ट्रेशन है आपका बैंड वैगन इफेक्ट में, किसी और के पास है आपको भी चाहिए। अरे क्यों, दूसरे के पास है ठीक है ना। अब आप देखो ना, आप खुद डिजर्व करते हो क्या उस चीज को? अगर आप डिजर्व करते हो तो आप करो वो सारी चीजें फिर। अगर आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते तो क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया आपके पास टाइम पड़ा है, वो जो टाइम पास कर रहे हैं उनको जिंदगी में एम है ही नहीं, उनको करना ही टाइम पास है। या तो आपके मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप पूरी जिंदगी कुछ नहीं करो फिर भी बैठ सकते हो, तो करो फिर। मतलब वो अल्टीमेटली खुद का डिसीजन है, तो खुद पे पूरा टाइम डालो, कुछ नहीं फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर, एक बार खुद पे मेहनत करोगे तो। तो बेसिकली मैं बता दूं, मैम ने बोला है कि अगर आपको बेसिक अपना सेल्फ कंट्रोल है तो आप थोड़ी देर अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो कि आप सोशल मीडिया भी यूज कर लो। और अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप छोड़ ही दो सोशल मीडिया को, तो जो ज्यादा बेटर है, वरना आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। और एक चीज मैम ने और बोली कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, एटलीस्ट अपनी एक हॉबी लेके चलो। अगर आप डांस कर सकते हो या जो भी आपकी हॉबी हो उसके साथ लेके चलो, ताकि आपका टाइम आपको वेस्ट ना जाए आपका टाइम। वो भी आप हॉबी भी फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सीए में आप केवल पढ़ना ही होता है कि जो मेनली अगर बोलूँ मैं, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और उससे मुझे नहीं लगता आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है कुछ। एटलीस्ट आप अपने एक हॉबी लेके चलो, तो थोड़ा आपका, अगर आप कभी मान लो आपका पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है, तो आप अपनी हॉबी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा टाइम आप माइंड शांत हो जाएगा आपको। तो आपको अपनी एक हॉबी लेके जरूर चलना है, ठीक है मैम। एक चीज और बताइए, आप जैसे अपने क्लासेस करते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से आप हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं जैसे स्पेशली तो मैं कहूंगी जैसे निष्कर्ष ने किया कि अलोंग विद द स्टडीज ही इज डेवलपिंग हिज कम्युनिकेशन स्किल थ्रू यूट्यूब, और ये जो भी लिंक्डइन पे पोस्ट डाले जाते हैं जिससे वो अपनी वोकैब बढ़ा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। तो ये सारी चीजें ना बच्चों ने मतलब मेरे टाइम पे मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था, और ना ही मेरे टाइम पे ऐसा था कि इन सारी चीजों का हम लोग को कोई प्रेफरेंस दिया जाता था, या ऐसे मतलब वो ट्रेडिशनल चीजों से चलते थे। बट आज इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपको इतना अपडेटेड रहना पड़ेगा कि जिसके पास एक हाथ भी कोई भी ऐसी चीजें है जो दूसरों से ऊपर है, तो वो जल्दी आगे जा सकता है। तो जितना हो सकता है उतना आपको कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली, मैं तो लड़कियों को तो स्पेशली बोलती हूँ कि स्टॉप बीइंग पापा की परी एंड ऑल, और जितना हो सकता है ना उतना खुद का ब्रेन लेवल को डेवलप करने के लिए चीजें करो। तो उससे क्या है ना कि लड़कियों में फिर भी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, लड़कों फिर भी मैच्योरिटी आ जाती है, लड़कियों में वो मैच्योरिटी जल्दी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनके वो जो टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे कभी नहीं होते कि बिजनेस से रिलेटेड बोल दिया या फाइनेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक पे कर रहे हैं, लीगल इश्यूज पे डिस्कशन हो रहा है, ऐसे टॉपिक्स नहीं होते। तो वो टॉपिक्स पे अपने ग्रुप में डिस्कशन करो दोस्तों के साथ, तो आपके दोस्त का भी ज्ञान बढ़ रहा है, आपका खुद का भी बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो ऐसे डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेटेड रहेगा और वो रिलेट कर पाएगा जो वो पढ़ रहा है और जो रियल लाइफ में हो रहा है। तो मैं जैसे बच्चों को बहुत बार ऐसा बोलती हूँ कि जाओ जाके ये आंसर ढूंढ के लेके आने का, जो कि स्टडी से सिलेबस से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है और बाकी तो आधा से ज्यादा बाहर का होता है। बट उसको वो आदत लगती है कि गूगल पे जाके सर्च तो करें। बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है, इतने फालतू क्वेश्चन होते हैं और उसको मेहनत नहीं करनी कि वो गूगल पे जाए और डाले और वो चेक करे कि यार इसमें क्या होता है, वो मेहनत नहीं करनी होती, उसको चाहिए रेडीमेड आंसर दो, और फिर उसके बाद वो 10 बार क्वेश्चन मार्क भेजेगा। वो फालतू क्वेश्चन होगा बट फिर भी 10 बार भेजेगा, बट ये मेहनत नहीं करेगा कि जाके एक बार देख के आए गूगल पे क्या है, एमसीक्यू, और ऊपर से मतलब वो तो रेडीमेड गूगल आंसर दे रहा है, फिर भी उनको ये करना होता है। तो वो जो मेहनत का वो जो एक रहता है ना अंदर से, वो मेहनत नहीं करता है बच्चा।
तो वो मेहनत आपने करनी चाहिए कि आप जाओ, गूगल को यूज करो, जितना हो सकता है उतने टॉपिक्स पे रिसर्च करो। ये फ्रॉड, सत्यम फ्रॉड क्या था, जाके पढ़ो ना, क्या प्रॉब्लम है, आपको ज्ञान ही बढ़ेगा। या नीरव मोदी ने क्या फ्रॉड किया था। इस तरीके से जो बिजनेस शार्क टैंक में इतनी सारी चीजें होती है, देखो वो सारी चीजें, वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजों को रीड करो कि क्या होता है ये, फिर बिजनेस वैल्यूएशन की क्या क्या मेथड है, कहाँ से आता है ये, कैसे निकाला है इन्होंने, ऐसी सारी चीजों को रिसर्च करना जरूरी है। उसके लिए टॉपिक्स में डिबेट होना जरूरी है स्टूडेंट्स के अंदर। वो कहीं ना कहीं वो टीचर का भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि उन्होंने उनके अंदर वो एक क्या बोलते हैं, उनका वो ब्रेन लेवल वैसे डेवलप करना चाहिए ताकि वो वैसा करे। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि टीचर्स का भी वो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा यही कहती हूँ कि जितना हो सकता है उतना डिस्कशन होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का यूजुअली क्या होता है ना, मतलब पापा से अगर आप बात करते हो फिर रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग बिजनेस में क्या हो रहा है, या न्यूज चैनल्स हमेशा चालू होने चाहिए जो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है या बिजनेस न्यूज से रिलेटेड होते हैं। वो नहीं कि पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है, वो सारी चीजों पे मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप देखो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। बट हाँ, अगर आप लोग जो भी न्यूज चैनल्स है उनको फॉलो करते हो, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो, डिस्कशन जितना हो सकता है उतना करोगे, और जितने हो सकता है उतनी बुक्स पढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी, अगर आप दिख रहा होगा, ये बहुत कम बुक्स है जो अभी आपको दिख रही है यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारे, जितना हो सकता है उतनी बुक्स रीडिंग इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता, ठीक है, जैसे मुझे भी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, बट मैंने धीरे धीरे वो जो चीजें मुझे पसंद है पढ़ना, लाइक रिलेटेड टू फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या स्टॉक मार्केट, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पढ़ने में। तो वो एक्स्ट्रा की किताबें पढ़ने का भी क्या बोल सकते हैं आप, टेक्निक होता है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत बाद में फ्रूट देती है। तो आपने जितना हो सकता है ये सारी चीजें सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, तभी। और आपने खुद ने ही डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब कोई आपको जबरदस्ती करवा नहीं सकता आपसे ये सारी चीजें, अब आप बड़े हो गए, तो ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें है करने के लिए, करते रहो, बस ज्ञान लेते रहो सब जगह से। वैसे मैम थैंक यू सो मच मेरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। एंड मैं आपको बेसिकली बता दूं मैम ने क्या बोला है। तो आपको सबसे पहले तो आप जो भी अपने स्टडी कर रहे हो 8 आवर्स 9 आवर्स, उसके अलावा आपको 1 घंटा या 2 घंटा आपको निकालना है। और आप सोशल मीडिया यूज़ करने की जगह आप ये यूज़ कर सकते हो, आप जैसे कि आगे इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, और बाकी अदर एप्लीकेशंस भी आती हैं, आप वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। डेली न्यूज़ पढ़ोगे आपको थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा। एंड आपको अपना थोड़ा सा जो, एक तो मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ दो पर्सनैलिटी होती है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपको बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यहाँ जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ। तो आप ना तो ज़्यादा घर से हम बाहर निकलते हैं ना किसी से बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आप सी कोर्स में भी ऐसे हैं जहाँ आपको आपको क्लाइंट से डील करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को भी नहीं हो पाता था, बट मैंने अभी स्टार्ट करा है इसलिए यूट्यूब, कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो पाए। तो आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, आपको अपना डर निकालना पड़ेगा, और बिना इसके आप नहीं कर पाओगे सीए में। आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहो, और नया सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, अब तो मोबाइल है आपके हाथ में, मतलब सब कुछ है, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। अब मैम आप थोड़ा सा रिवीजन के बारे में बताएंगे, आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कैसे करना है और कितने टाइम में रिवीजन करना चाहिए? देखो, रिवीजन में एग्जाम से आपको सिर्फ जो आपने पेपर दिया है, जैसे पहला पेपर तो ठीक है आपके पास 3-4 दिन होते हैं, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर होता है उसके पहले आपके पास सिर्फ 1.5 दिन है मुश्किल से, ठीक है। जिस दिन आप आए हो पेपर देके, उसके बाद का एक पूरा दिन, और जाने से पहले आपका जो भी सुबह का टाइम होगा उतना, तो डेढ़ दो, नॉर्मल लॉस आधा दिन भी पकड़ ले तो 1.5 दिन अप्रोक्सीमेटली होता है। तो आपका ये जो 1.5 दिन है, इसका पूरा पूरा का पूरा मतलब एक ऐसा, आपका पहले ही एक बार का रिवीजन होना चाहिए जब आपने उसी 1.5 दिन में ही आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। तो अगर आपने वो तब पहले किया हुआ होता है तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट पहले स्टार्टिंग में एकदम आराम से करते हैं पहला दिन, फिर दूसरा दिन भी बहुत आराम से होता है, और अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जिस दिन पेपर होता है उस दिन सुबह वो पता नहीं अचानक से बहुत सारे 2 एक्ट 3 एक्ट तो ऐसे ही निपटा देते। ये पहले कहा था फिर, क्यों? क्योंकि आपने वो जो स्ट्रेस आपका क्रिएट हुआ,
वो अगर पॉजिटिव लेवल पे होता है तो आप उतना फास्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास कैपेसिटी तो है, बट पहले हम डिले करते, प्रोक्रेस्टिनेट करते चीजों को, फिर बाद में अचानक से स्पीड आ जाती है आपकी। तो वो चीजों पे अपना फोकस होना चाहिए। 1.5 दिन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट जाने से पहले एकदम ऐसा हो रहा है कि मतलब बस पेजेस पलट रहे हैं बट फिर भी रिविजन हो रहा है, ऐसा आप शेड्यूल मत करो आपका 1.5 दिन। इसका पूरा एक रेप्लिका ऑलरेडी एक बार हो जाना चाहिए, मतलब ये पूरा ऐसा होना चाहिए कि एक बार पहले कर लिया था ऐसे 1.5 दिन में हमने, तो ये चैलेंज नहीं रहेगा कि 1.5 दिन में इतना सिलेबस कैसे कवर करें। 1.5 दिन में दूसरी चीज, कभी भी कोई भी नई चीजें मत उठाओ, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ। बट अगेन कभी कभी गलती से स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसने मतलब पूरा छोड़ा हुआ होता है और वो नई चीज पढ़ लेता है और एग्जाम में जो उसने नया पढ़ा होता है सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे याद भी रहता है, वो लिख के मार्क्स भी लेके आता है। तो कुछ स्टूडेंट के केस में ये हो सकता है, बट मैं कभी भी ऐसा नया पढ़ने के लिए नहीं बोलती हूँ। जो आपने पहले पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ो, और जिससे पहले पढ़ा है उसी चीज से रिविजन करो, नई चीजें मत उठाओ। एंड जो 1.5 दिन होता है उसमें जो नींद होती है वो बहुत प्रॉपरली लेना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन आपका उतना एक्टिव तभी होगा जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिलती। कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब रात रात भर पढ़ेंगे सोएंगे ही नहीं, और फिर प्रॉब्लम होगी। तो अगले पेपर में भले ये पेपर में भी आपको बहुत भारी जाए, बट अगला तीसरा पेपर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, तो वो मत करो। जब आपका पहला पेपर हो जाएगा तो उस टाइम पे वो जैसे ही आपने एग्जाम हॉल के आपने बाहर कदम रखा, आपने दोबारा नहीं देखना है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो दोस्त कुछ भी डिस्कशन करे, आपने जाना ही नहीं है। आपने इमीडिएटली वहां से बाहर निकलना है, घर आना है, किताबें वो बंद और अगले सब्जेक्ट की किताबें आपके सामने। मैंने देखा स्टूडेंट बाद में जाके चेक करते बैठता है और उसमें टाइम बर्बाद करता है। जो हुआ है वो हो गया है, मतलब उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, तो आप आज टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो टाइम आप कोई एक और चैप्टर कंप्लीट करने में डालो। तो वो और कोई और ही डिस्कशन करता है, फिर लगता है यार अपन ने सही किया है या गलत किया है। और फिर उस चक्कर में क्या हो जाता है, उस चक्कर में वो बच्चा ना ठीक से अगले सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है ना पुराने सब्जेक्ट की। तो मेक श्योर कि आप ये चीजें ना करो। बेसिकली मैं अब एक चीज और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। जब आपका सिलेबस हो चुका है तब आपको एक प्लान जरूर बनाना चाहिए कि आपको लास्ट डे तक आपको क्या करना है, क्योंकि आपके माइंड में सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको सब कुछ पता है कि आपको किसमें वीक हो आप किसमें स्ट्रांग हो। तो आपको ये अपना एक प्लान बनाना चाहिए। थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं बट आपको बनाना जरूरी रहेगा। तो आपका इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अगले मेरे को 10 दिन में क्या करना है और अगले 20 दिन में क्या करना है। तो ये आपको पूरा प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। जितना आप अच्छे से प्लान करोगे उतने अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड लास्ट डे में आपको जो रिवाइज करना है उस पर बहुत टाइम कम होता है, बट आपके पास है, आप कर सकते हो। तो उसमें आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है, और कौन सा स्ट्रांग है तो उसको कम टाइम देना है। ये आपको होना चाहिए, और ये आपका पूरा चार्ट में होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक तो मैं आपको बता दूं, जो आप अपनी May 23 वाले स्टूडेंट हो, अगर आपको लॉ में या इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट आता है तो आप मैम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे ग्रुप में हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप मैम से बात कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो नवंबर 23 वाले स्टूडेंट हैं, नवंबर के लिए मैम नया बैच लॉन्च करेंगी लॉ के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप जो देख रहे हैं नंबर वाले, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करने के लिए आप चाहे मैम को कांटेक्ट कर लें या मेरे को, आपको बैच आराम से मिल जाएगा एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टडी मैट वगैरह जो भी होगा आप एक बार मेरे को मैसेज कर सकते हैं या मैम को। आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह वो सब आपको मैम के चैनल पे ही मिल जाएंगे, और नोट्स वगैरह आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने आपको फाउंडेशन का आपको पूरा बता दिया है, मैम ने भी पूरा बता दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना और आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मैम को। तो वीडियो के लिए अभी इतना ही, और थैंक यू सो मच मैम यहाँ मीटिंग करने के लिए मेरे साथ और बच्चों को बताने के लिए फाउंडेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब पे आ सकते हैं, CA तेजल कटारिया। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आप जहां पर भी क्वेश्चंस करना चाहो आप पूछ सकते हो, या तो आप निष्कर्ष तक पहुंचा देना, वो मुझे बता देगा। तो जैसे भी आपको कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे लाइक CA की पूरी जर्नी मैंने खुद ने भी करी है, मेरे घर में भी 2 CA ऑलरेडी है, प्लस
मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो मेरे पास ऐसा है कि मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ, ऐसा है सीए को लेके। तो कोई भी किसी भी लेवल का या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कभी भी आपको मतलब कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनीथिंग, तो जरूर मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे तक। और ऐसी मुलाकात वापस होती रहेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पेपर लिखिएगा।